साहित्य संसार में अब तक हम मिलते रहे हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने शब्दों और लेखनी के जादू से बनाया है अपना मुकाम। लेकिन आज इस कड़ी में हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो साहित्य को कैनवास पर उतारने का हुनर रखते हैं। रेखा चित्रों और रंगों के माध्यम से हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण धरोहरों को मूर्त रूप देने में जुटे हैं मंजीत सिंह। आइए आज मिलते हैं साहित्य और कैनवास का संबंध बनाने वाली शख्सियत मंजीत सिंह से। मंजीत सिंह हिंदी साहित्य को कैनवास पर उतारने के कार्य में जुटे हुए हैं। इसकी शुरुआत पावर ग्रिड में नौकरी के दौरान हुई। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में कार्य करते हुए उन्हें साहित्य से जुड़ने का मौका मिला, लेकिन एक चित्रकार होने के नाते वे हिंदी साहित्य को अलग तरह से लोगों के सामने लाना चाहते थे। इसी दौरान उन्होंने हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर चित्रों की श्रृंखला बनाने की योजना बना ली। मैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में कार्यरत था, तो वहाँ पर हिंदी सप्ताह बनाया जाता था। तो उसमें मुझे एक बार मौका मिला कि आप कविता सुनाइए। तो मैं कविता सुनाई तो मुझसे कहा गया कि कविता तो आपने अच्छी सुनाई है, लेकिन आप अगली बार स्वयं रचित कविता सुनाएंगे। तो मैंने स्वयं रचित कविता करने में जुट गया, कहानी करने में जुट गया। मुझे एक ऐसा मंच दे दिया पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने कि मैं उसका ऋणी रहूँगा हमेशा। तो उसके बाद मैंने ये सोचा, हिंदी साहित्य के ऊपर अगर मैं कुछ अपना योगदान कर सकता हूँ तो वह यह है कि हिंदी साहित्य इतना विशाल है कि उसको मैं लोगों के सामने चित्रकृतियों के सहारे क्यों ना लाऊं, ताकि लोग इसके प्रति आकर्षक हों और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी साहित्य पढ़ें और हिंदी भाषा में काम करें। इन दिनों मंजीत सिंह कई योजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। इनमें विवेकानंद के विचारों पर आधारित चित्रों की श्रृंखला के साथ ही गांधी जी के चित्रों की श्रृंखला भी शामिल है। मंजीत जी का मानना है कि वे साहित्य को कैनवास पर उकेरने के लिए वैसे ही पात्रों का चुनाव करते हैं जो समसामयिक हों। मैं कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ, जिसमें एक स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के ऊपर एक श्रृंखला बना रहा हूँ। दूसरा महात्मा गांधी के ऊपर 100 पेंटिंग का एक प्रोजेक्ट है। और तीसरा प्रोजेक्ट जो है, जो साथ साथ चल रहा है, वह है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनके कल्चर के ऊपर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो 7 प्रदेश जो हैं वो अभी हमारी मुख्य धारा से उतने जुड़े हुए नज़र नहीं आते। स्वामी विवेकानंद जी के लिए मैंने कई किताबें पढ़ी, जैसे एक इंग्लिश राइटर हैं रोमा रोला, उनका पढ़ा था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित किया, डॉक्टर नरेंद्र कोहली जी की पुस्तक तोड़ो कारा तोड़ो ने, जिसके 6 खंड हैं और उस पर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में वृहद विचार मिलते हैं। शायद उतनी बड़ी पुस्तक और कोई नहीं है। हिंदी साहित्य के उन पात्रों को लेता हूँ जो हमारे आज के समय में प्रासंगिक हैं। मंजीत जी विषय की तैयारी के लिए संबंधित साहित्य का गहन अध्ययन करते हैं। इसके बाद वे उसका एक कल्पना चित्र बनाते हैं। बाद में कल्पना चित्र का रेखा चित्र बनाकर अपनी कल्पना को सुरक्षित कर लेते हैं। मैंने तो अपना विषय चुन लिया, हिंदी साहित्य। अब हिंदी साहित्य के ऊपर जिस पुस्तक को मुझे पढ़ना है तो उसका मैं पहले पूरा अध्ययन करता हूँ। अध्ययन करने के बाद में मेरे विचार में जो
कल्पना चित्र उभरते हैं, उनको मैं स्केच पे अपनी रफ़ स्केचेस करता हूँ और फाइनली फिर उनको कला के मानदंडों पर रख कर उसे कैनवास पे उतारता हूँ। शुरुआत मेरी श्री जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी से थी। कामायनी के बाद उर्वशी, यशोधरा, साकेत, सुमित्रानंदन पंत जी की चिदम्बरा, और उसके बाद में सूरज का सातवां घोड़ा, रसखान ग्रंथावली, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की राम की शक्ति पूजा। चित्रकला में इस तरह के नायाब प्रयोग करने वाले मंजीत सिंह एम.एफ. हुसैन को अपना गुरु मानते हैं। चित्रकला के प्रति अपने जुनून का श्रेय भी वे एम.एफ. हुसैन को ही देते हैं। एम.एफ. हुसैन जी के साथ सानिध्य मिला, उनसे मैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ पाई, वो पाई थी पैशन, किसी काम को करने के लिए जुनून, और उनका विनम्र स्वभाव, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक बार उनकी एग्ज़िबिशन त्रिवेणी कला संगम में एक एग्ज़िबिशन लग रही थी, जिसका पता मुझे बहुत देर बाद लगा और शाम को 4 बज चुके थे। तो जैसे ही मुझे पता लगा तो मैं उस स्थान से 4 किलोमीटर दूर था, 4-5 किलोमीटर दूर था। जैसे ही मुझे पता लगा कि हुसैन साहब की आज एग्ज़िबिशन है मंडी हाउस में, तो मैं अजमेरी गेट से लेके मंडी हाउस तक बिना सांस लिए दौड़ता रहा। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो हुसैन साहब श्रीमती इंदिरा गांधी, जो प्राइम मिनिस्टर को, कुछ पेंटिंग दिखा रहे थे। तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका और इतनी सारी सुरक्षा के बीच में सीधा दौड़ता हुआ गया और हुसैन साहब के पास खड़ा हो गया। लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये थी कि जैसे ही हुसैन साहब ने मुझे देखा, अपना बायां हाथ मेरे कंधे पे रख दिया। मंजीत सिंह ने चित्रकला की कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली। बेहद कम उम्र से ही उन्होंने रंगों से खेलना प्रारंभ कर दिया था। मंजीत जी की कैनवास की दुनिया और साहित्य से जुड़ी कुछ और बातों को जानेंगे ब्रेक के बाद। अपने चित्रों के माध्यम से हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं मंजीत सिंह। जयशंकर प्रसाद की कामायनी को पढ़ते हुए उन्होंने परिकल्पना की थी कैनवास पर साहित्य की। मंजीत जी का मानना है कि वे चित्रों की सामूहिक प्रदर्शनी में खुद को फिट नहीं पाते, इसलिए वे अक्सर अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी लगाते हैं। उन्होंने कुछ घटनाएं भी साहित्य संसार टीम के साथ साझा की। थीम में तो हम किसी वस्तु विषय के ऊपर अध्ययन करते हैं और उसे एक आकार देते हैं, सृजन करते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है उसके अंदर रंगों का मधुर खेल होता है और वो दर्शक पे छोड़ दिया जाता है। हालांकि उसके भी अपने मानदंड हैं और ये माना जाता है कि वो फिगरेटिव आर्ट से भी ज़्यादा उच्च स्टैंडर्ड की होती है, लेकिन उसके अंदर दर्शक पे छोड़ दिया जाता है कि वो पेंटिंग में क्या समझ रहा है। मेरी एग्जीबिशन थी तो उसमें मुझे 31 पेंटिंग लगानी थी। 30 पेंटिंग मेरी तैयार हो गई और एक पेंटिंग जो थी मेरी वो अधूरी थी। तो मैं सोचा चलो सारी पेंटिंग, अधूरी पेंटिंग को भी लगा देता हूँ, तो जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसे बना लूँगा। तो उसमें मैंने 3-4 कलर ऐसे ही फेंके हुए थे और मैंने उसको दीर्घा में लगा दिया। मैंने देख के मुझे इतनी हैरानी हुई कि लोग जो आए, बच्चों का ग्रुप आया या सैनिकों का ग्रुप आया, स्काउट्स का ग्रुप आया, तो वो आके 30 पेंटिंग तो उन्होंने 3 मिनट में देख ली। लेकिन जब 31वीं पेंटिंग पर आए हो तो उसके ऊपर उनके जो गुरु थे या कमांडर थे, उन्होंने कहा लुक बॉयज़, ज़रा बताइए इस पेंटिंग में क्या है।
तो जो भी आता था वो अपना अलग अलग से बताता। कोई कहता जी ये बीच में चट्टान है, इसके ऊपर पानी हिलोरे मार रहा है, एक कहता ये आग है। मतलब हर एक की अपनी अपनी रचना थी जो, और अपने अपने विचार थे। ये लिख के हम खुद खड़े हुए मुस्कुराते रहे। मंजीत सिंह ने अब तक उर्वशी और यशोधरा जैसे किरदारों को चित्र श्रृंखला का विषय बनाया है। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद उनके पसंदीदा लेखकों में शुमार हैं। उपेक्षित वर्ग उन्हें हमेशा से आकर्षित करता रहा है। जब मैंने उर्वशी पढ़ी तो उसमें सौंदर्य प्रधान था वो, लेकिन मेरे मन में ये आया कि जो ऐसी नारी हमारे इतिहास की है जो उपेक्षिता रही, जैसे सीता जी की बात हम करते हैं, उनका बहुत बड़ा त्याग रहा, लेकिन उपेक्षिता रही यशोधरा, यानी कि बुद्ध की पत्नी यशोधरा, जिनको बुद्ध जो है अचानक से छोड़ गए और वनवास के लिए चले गए। तो उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को संभाला। तो वही यशोधरा जो एक समय अपने पति से ये शिकायत करती हैं, शास्त्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते, तो क्या अपने पग की बाधा पाते। अगर मुझे बता के चले जाते तो मैं शतरानी स्त्री थी, मैं उनको तिलक लगा के और उनको आगे भेजती, विदा करती। तो इस करके मैंने इस यशोधरा को जो है अपने कलाकृतियों के माध्यम से दर्शाया है। सूरज का 7वां घोड़ा पे मेरा काम चल रहा है और पसंदीदा लेखक तो मेरे मैथिली शरण गुप्त तो थे, मुंशी प्रेमचंद में मैंने काफ़ी काम किया है। मुंशी प्रेमचंद ने जो उनकी कहानियों में जो है मुझे एक स्वतंत्रता की, वीर रस की और ममता की, करुणा की, इन मतलब जो नव रसों की जो है मुझे प्राप्ति होती है उनको पढ़ने से, तो उनको मैं चित्र कर रहा हूँ। पहले मैं साहित्य के साथ में व्यंग लिखा करता था और स्टेज मुझे क्योंकि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने दिया था तो मैं उस पर चढ़कर और बड़े उन्मुख तरीके से व्यंग विधा में लिखा करता था। बाद में क्योंकि मैं घुमक्कड़ स्वभाव का हूँ, अपनी स्केचबुक लेके और मैं बड़े दूर स्थानों पे जाता हूँ और वहाँ पर चित्र उतारता हूँ, तो कई बार मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बड़े गरीब असहाय होते हैं, तो वो स्केच करना भूल के फिर मेरे हाथ में एक कहानी लिखने के अलावा कुछ नहीं रह जाता, अपने आप लेखनी चल पड़ती है। मंजीत जी के इस अद्वितीय कार्य में उनका पूरा परिवार सहयोग करता है। उनकी अर्धांगिनी और बेटे सभी एक समीक्षक और आलोचक की भूमिका में सदैव तत्पर रहते हैं। पूरा परिवार जो है मेरे साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि वो खुद भी, उनके मन में मुझे लगता है कि कहीं कवि छुपा हुआ है, कहीं उनके अंदर कलाकार छुपा हुआ है। जैसे मैं कोई पेंटिंग बना रहा हूँ तो हमारी धर्मपत्नी आते जाते उस पेंटिंग को देखती हैं और अगर उन्हें कुछ उसके अंदर ऑड नज़र आता है तो वो उसी वक्त मुझे टोक देती हैं कि इसके अंदर यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा मुझे। पारिवारिक माहौल के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मेरी माँ ने मुझे कला के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वो जब भी मैं कुछ काम करता था तो मुझे हमेशा हौसला देती थी कि आपके अंदर एक अच्छा कलाकार है। अब जो मेरा परिवार है इसमें मेरी पत्नी है और मेरे 2 बेटे हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं कवि और चित्रकार खोया हुआ है कि जब मैं कोई पेंटिंग बनाता हूँ तो मुझे लगता है कि उनकी दृष्टि उसको पकड़ने में लगी रहती है और कई बार वो उसकी तारीफ़ भी करते हैं और कई बार उसकी मुझको ऑड चीज़ों के बारे में बताते भी हैं कि ये चीज़ यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही। नौकरी करते हुए कला को साधना आसान काम नहीं था। इसके लिए मंजीत जी को अक्सर चुनौतीपूर्ण माहौल से गुजरना पड़ता। उन्हें चित्र प्रदर्शनी के लिए अक्सर कार्यालय से छुट्टी लेनी पड़ती
जहां खेल को कार्यालय का प्रश्रय मिलता, वहीं कला के लिए अवकाश लेने की बात कही जाती। मुझे बहुत ज़्यादा निराशा है कि अभी तक कोई भी सांस्कृतिक पॉलिसी नहीं है जैसी कि विदेशों में कई देशों ने बना रखी है। साहित्यकार को, कलाकार को किस तरह से प्रोत्साहन दिया जाए। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे ऑफिसेज़ के अंदर एक कैरम बोर्ड खेलने के लिए एक टीम है, उसके लिए ऑफिस की तरफ से उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर जब वो मैच खेलने के लिए जाते हैं तो उनको पूरी सुविधाएं दी जाती हैं, उनको छुट्टियां दी जाती हैं, है ना। लेकिन एक साहित्यकार के रूप में मैंने देखा कि मुझको तो ऐसा कुछ नहीं मिला। इवन कि जब मैंने प्रदर्शनी लगानी थी तो मुझे ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है कि जी मैंने प्रदर्शनी लगानी है, तो मुझे जवाब मिलता है कि जी आपकी प्रार्थना स्वीकार की गई, लेकिन आप छुट्टी जाने से पहले छुट्टी अप्लाई करेंगे और ये आपका ऑफिस का कार्य सफ़र नहीं करेगा। मैं एक ऐसा आंदोलन चलाना चाहता हूँ जिसमें कि और भारत सरकार को ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि एक सांस्कृतिक पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें कि कलाकार को, रंगकर्मी को किसी तरह का उत्साह दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। मंजीत सिंह अपने कार्य को जनमानस का कार्य मानते हैं। वहीं वो ये भी मानते हैं कि जिस अनूठे विषय को उन्होंने अपने कार्य का आधार बनाया है, उसकी वजह से वो अक्सर दरकिनार कर दिए जाते हैं। चित्रकार उन्हें चित्रकार नहीं, साहित्यकार मानता है और साहित्यकार उन्हें चित्रकार। ये द्वंद्व है या दुविधा है, कह लीजिए कि साहित्यकार से जब मिलने जाता हूँ और उनको दिखाता हूँ जी मैंने हिंदी साहित्य पे काम किया है, तो उनका क्या रिएक्शन होता है। वो कहते हैं जी आप तो चित्रकार हैं, तो आप ऐसा कीजिए चित्रकार लोगों से मिलिए। जब मैं चित्रकार के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं आप तो साहित्य पे काम कर रहे हैं, साहित्यकारों से मिलिए। तो दोनों पक्ष जो है वो मेरी कला की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन वो मुझे अपने समूह में जुड़ा हुआ नहीं पाते। ये जो कला है, ये कला समृद्ध और धनाढ्य वर्ग के लिए नहीं है, ये है जनमानस के लिए। इस करके मैं इनको राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, भारत महोत्सव, पुस्तक संस्कृति मेला, शिक्षक संस्कृति मेला, राष्ट्र प्रेम उत्सव, इन पे लगाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और अभी विश्व हिंदी दिवस पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एग्जीबिशन है जिसके अंदर मेरी प्रदर्शनी लग रही है। हाँ, मुझे इस बात का गहन अफसोस है कि मुझे विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में प्रदर्शनी लगाने का कोई मौका नहीं दिया गया। अंत में छोड़े जाते हैं मंजीत जी की कुछ कृतियां और उनके विश्लेषण के साथ। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता बापू में, उसके ऊपर आधारित ये पेंटिंग है जिस पर कवि ने लिखा है, तू चला तो जग ये चौंक उठा, तूफान उठा की आंधी है, जागी ईसा की रूह अरे ये तो बेचारा गांधी है। दुनिया ने चाहा प्रश्न करे, क्या कहिए इस दीवाने को, दो बूंद सुधा लेकर निकला है जग की आग बुझाने को। ये पेंटिंग रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी पर आधारित है। इसमें राक्षस उर्वशी को अपहरण करके ले जा रहा है, तो जब राजा पुरु ने देखा तो उन्होंने राक्षस को मारकर और उर्वशी को मुक्त करा लिया। प्रेम का प्रथम मिलन श्वासों की गर्माहट से आरंभ हुआ। रश्मि रति पर आधारित इस पेंटिंग का विषय है, युद्ध नहीं शांति चाहिए। युद्ध में चाहे कोई भी पक्ष जीते, लेकिन मानवता की हार होती है। इसमें श्री कृष्ण जी कौरवों को समझा रहे हैं और भीष्म पितामह कर्ण को समझा रहे हैं कि आप युद्ध मत कीजिए, दुर्योधन को युद्ध से रोक लीजिए। लेकिन जब उनकी तरफ से नकारात्मक जवाब मिला तो श्री कृष्ण ने
उद्घोषणा कर दी कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फर्ण शेष नाग का डोलेगा, विकराल का मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा।